Friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of December 2022। 9 दिसंबर का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है विद रेफरेंस टू स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क यानी कि स्पिन कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट फॉर द स्पेस एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। Second statement, it is a public-private collaboration for startups and SMEs in the space industry. Third statement है India has seen an increase of the startups in the space sector. कौन सा statement सही है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? This is question number 1. Very easy question. कल मैंने आपको पढ़ाया था, इसका आंसर है 1, 2, 3, तीनों ही सही हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी। न्यूज़ में थी अभी रिसेंटली, कल ही बताई थी आप लोग को। सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी किसके साथ एसोसिएटेड है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यूपीआई, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। द करेक्ट आंसर इज अगेन यूपीआई। वेरी इजी क्वेश्चन। तीसरा सवाल है विद रेफरेंस टू कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है दिस सेंचुरी कम्स अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज लोकेटेड इन नदन तमिलनाडु। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 ओनली। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कौंडिन्य मैंने कल आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश की तरफ मूवमेंट किया है। कुछ तमिलनाडु का मुडियट्टम वाला पार्ट है, वहां से मूवमेंट किया एलिफेंट्स ने टुवर्ड्स द आंध्र प्रदेश सेंचुरी। ठीक है ना? तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। फ्रंट पेज में खबर देखते हैं। कल चुनाव की खबर है। सबसे पहले तो गुजरात में आप सबको पता है कि बीजेपी की मेजॉरिटी सीट्स आई हैं, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीट्स आई हैं गुजरात में। एंड वहीं हिमाचल प्रदेश में फिर से एंटी इनकम्बेंसी और जो दूसरे फैक्टर्स थे काम कर गए एंड कांग्रेस रिप्लेस्ड बीजेपी एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देयर एंड वहाँ पे फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो हिमाचल प्रदेश गोज टू कांग्रेस एंड गुजरात गोज टू ये बीजेपी। बट आम आदमी पार्टी जिसने की नई शुरुआत की थी उसके लिए भी कुछ फ़ायदा हुआ है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ है हम आगे डिस्कस करेंगे कि आम आदमी पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं दूसरे न्यूज़ आइटम से जो कि इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर रो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर डिस्प्यूट की। कई बार आता रहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट ऑल्सो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि देश में कहाँ क्या चल रहा है। तो देखो क्या है कि बहुत सारे टाउन्स ऐसे हैं विच आर एट द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका जो कि डिस्प्यूट में आते हैं। फॉर एग्जांपल द टाउन ऑफ बेलगावी, जो बेलगावी का टाउन है, इट इज अ पार्ट ऑफ कर्नाटका। जब बाउंड्रीज कमीशन बनाई गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के समय, उसके बाद से ही बेलगावी को कर्नाटका का पार्ट बना दिया गया है। लेकिन आज भी ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र एवरी नाउ एंड देन क्लेम्स दैट बेलगावी शुड हैव गॉन टू महाराष्ट्र एंड नॉट टू द कर्नाटका। ठीक है ना? सो दिस इज द फर्स्ट बॉर्डर रो बिटवीन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है? और इसके अलावा महाराष्ट्र 814 विलेजेस क्लेम करता है एंड 3 अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ बेलगावी, करवर एंड निप्पानी। कौन कौन से रीजन्स हैं? 814 तो विलेज सेटलमेंट्स है एंड 3 सेटलमेंट्स ऑफ बेलगावी, करवर एंड निप्पानी वर ऑल्सो क्लेम्ड बाय द महाराष्ट्र। ठीक है ना? और 2004 में उन्होंने एक पिटीशन में फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा था कि बेलगावी शुड हैव बीन टू द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल। तो दिस इज द थिंग विच इज देयर। कर्नाटका हालांकि उसने कंसिस्टेंटली यही आर्ग्यू किया कि बेलगावी में तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, और इट इज़ बियॉन्ड डिस्प्यूट कि किसकी टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी होनी चाहिए थी, हमारी टेरिटरी है ना? इसके अलावा इन्होंने एक 1967 की महाजन कमेटी की रिपोर्ट को भी पॉइंट आउट किया है टू सब्सटैंशिएट इट्स पोजीशन, क्योंकि महाजन कमेटी की रिपोर्ट थी 1967 की, उसने बेलगावी को कर्नाटका का ही पार्ट बताया था। देन कर्नाटका हैज़ आर्ग्यूड फॉर इंक्लूजन ऑफ एरियाज ऑफ कोल्हापुर, शोलापुर एंड सांगली डिस्ट्रिक्ट इन इट्स टेरिटरी। कर्नाटका ने जो क्लेम किया है वो किया है शोलापुर, कोल्हापुर एंड सांगली डिस्ट्रिक्ट को कि दे शुड बी अ पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आई होप यू विल रिमेंबर दिस ना, आप इसको याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है एनसीडब्ल्यू के रिगार्डिंग में। तो न्यूज़ क्या है? वैसे तो न्यूज़ है प्रो फायरिंग ऑफ ट्रांस वुमेन टीचर। ट्रांस वुमेन टीचर को निकाल दिया गया, तो उसके ऊपर अब चल रही है। लेकिन ये एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो सेटअप किया गया है एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन जनवरी 1992। 1992 में इसको सेटअप किया गया है, जनवरी 1992 में, एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। एक्ट कौन सा है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, उसके अंतर्गत ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है।
तो जब इसको बनाया गया था तो किन कामों के लिए बनाया गया था? टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन, टू रिकमेंड रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, facilitate redressal of grievances, advise the government on policy matters affecting women, and ये सारी चीज़ें। फर्स्ट जो हेड थी वो थी जयंती पटनायक, है ना, याद रखिएगा, फर्स्ट हेड जयंती पटनायक, अभी रेखा शर्मा, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो एमपी की एक राइटर है जिसका नाम है फरहत खान, एंड शी हैज़ बीन अरेस्टेड फ्रॉम पुणे बिकॉज ऑफ अ कंट्रोवर्शियल बुक रिटन बाय हर। द नेम इज़ कलेक्टिव वायलेंस इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। द नेम ऑफ द बुक इज़ कलेक्टिव वायलेंस इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो देखते हैं क्या इसमें होता है मैटर में। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट बी गुड टू कमेंट एनीथिंग, बट फ्यूचर में देखते हैं क्या है। तो दीज थिंग्स आर देयर। Supreme Court reserves the verdict on pleas to strike down Tamil Nadu law which protects Jallikattu। अब यहाँ पे आप सबको पता है कि जल्लीकट्टू के अगेंस्ट काफ़ी सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं, कई सारे एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 को वो बेस बना करके कहा है कि इट इज़ अ क्रुएलिटी ओवर द एनिमल्स, बुल टेमिंग में, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें की जाती हैं जो कि विच आर नॉट गुड फॉर द बुल्स। एक एनिमल राइट्स की नज़र से अगर देखा जाए तो दीज आर थिंग्स आर नॉट गुड। वहीं पे जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसका कहना है कि भैया आर्टिकल 29(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आर्टिकल 29(1), इट इज़ द पार्ट ऑफ द कलेक्टिव कल्चरल राइट ऑफ द पीपल, इट इज़ द कल्चरल ट्रेडिशनल राइट ऑफ द पीपल। एंड यही क्वेश्चन जो है इसके ऊपर अब ये जजमेंट दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द Supreme Court has reserved the judgment for as of now and has not given it, but it will be soon out, है ना। तो देखते हैं क्या वर्डिक्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए था। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे द सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेमिटेंसेज, अब आपको ये दिख रहा है न्यूज़ सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेमिटेंसेज। तो यहाँ पे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रेमिटेंसेज टू इंडिया आर सेट टू टच रिकॉर्ड $100 बिलियन इन 2022। 2022 में $100 बिलियन तक रेमिटेंसेज जो है वो पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। अब ये वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसका नाम क्या रखा गया है, लेटेस्ट माइग्रेशन डेवलपमेंट टाइटल रिपोर्ट का, रेमिटेंसेज ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स, रेमिटेंसेज ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स। तो इंडिया जो है उसमें इट इज सेट, दिस इज द फर्स्ट टाइम अ कंट्री विल रीच द $100 बिलियन मार्क। तो ये इंडिया ही रीच करेगी। रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया सबसे ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात आपको पता है। एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस फॉर इंडिया इज हैज़ बीन द इंडियंस वर्किंग इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो जो जीसीसी में काम करते हैं इंडियंस, उनके द्वारा सबसे अधिक रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं। तो रेमिटेंसेज आर मैक्सिमम फ्रॉम दिस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स, मतलब कि यूएई, बहरेन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, यहाँ से जीसीसी के जो मेंबर्स हैं, यूएई, बहरेन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, यहाँ से जो लोग आते हैं। इसके अलावा फिर यूएस और यूके से भी काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंसेस हमारे आते हैं। टॉप 5 जो इकोनॉमीज़ हैं, रेसिपिएंट्स हैं, उसमें इंडिया नंबर 1 है, फॉलोड बाय मैक्सिको नंबर 2, चाइना नंबर 3, फिलीपींस नंबर 4 एंड इजिप्ट नंबर 5। लिख लीजिएगा, नंबर 1 इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड इजिप्ट, ये टॉप 5 इकोनॉमीज़ हैं बाय रेमिटेंसेज एज ऑफ नाउ। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति, फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई व्यक्ति बाहर अमेरिका में काम कर रहा है, एप्पल में काम कर रहा है, वो अपनी फैमिली को कुछ पैसे भेजता है, अपनी फैमिली को कुछ मतलब सेंड करता है। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर द रेमिटेंसेस, है ना। मतलब कि जो एक तरीके से ये रेमिटेंसेस ही कहलाते हैं। मतलब रेमिटेंस इज डिनोटिंग अ सम ऑफ मनी सेंट बाय वन पार्टी टू अनदर, एंड ये टर्म टिपिकली डिस्क्राइब करता है मनी सेंट बाय समवन वर्किंग अब्रॉड टू देयर फैमिली बैक होम। मतलब मनी सेंट बाय द वर्कर्स फ्रॉम अब्रॉड टू देयर फैमिली होम, ठीक है ना। तो ये आपको टर्म याद रखना है। आईएमएफ की अगर हम रिपोर्ट पढ़ें ना तो उसमें इसके 3 कंपोनेंट रहते हैं, रेमिटेंसेस में 3 तरीके से रहते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, रेमिटेंस किसका पार्ट है। रेमिटेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में याद रखिएगा, ये करंट अकाउंट का पार्ट होता है। रेमिटेंस इज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। लेट मी शो यू दैट एज वेल। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो आपका करंट अकाउंट होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट में आपका पहले तो ट्रेड इन गुड्स आता है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, ट्रेड इन सर्विसेज हो गया, सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, एंड ट्रांसफ़र पेमेंट जो होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट में गिफ्ट, रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स, ये 3 आते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स में, जिसमें गिफ्ट, रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स आते हैं। ये आपके पूरे करंट अकाउंट का ही हिस्सा है, ठीक है ना। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, है ना। एक बार आप इसको देख लीजिए, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट वाले पार्ट का हिस्सा है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट भी होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस आता है। इन्वेस्टमेंट वाला कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FII, FP
आरबीआई, एफडीआई, ये सब कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। एक्सटर्नल बोरोइंग जो लोन लिया जाता है, एक्सटर्नल डेट, शॉर्ट टर्म डेट जो लिया जाता है, ये सब आपका कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। एंड गवर्नमेंट एड हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपका कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये दोनों समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर ये। तो आईएमएफ की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा था, 2-3 चीज़ें अलग से लिख लीजिए। अगर कभी आपको लिखे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। वर्कर्स रेमिटेंस पूछे, वर्कर्स रेमिटेंस अगर लिखा हुआ है तो ऑब्वियस बात है करंट अकाउंट। बट अगर माइग्रेंट ट्रांसफर लिखा है, माइग्रेंट ट्रांसफर्स अगर कभी आपको लिखा है टर्म माइग्रेंट ट्रांसफर्स, तो दे इंक्लूड इट इन द कैपिटल अकाउंट। माइग्रेंट ट्रांसफर्स आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखा भी हुआ, इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। माइग्रेंट ट्रांसफर्स जो होते हैं दे फॉर्म द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज फ्रॉम द आईएमएफ रिपोर्ट, तो वो गलत नहीं होगा, वहाँ पे बिल्कुल सही लिखा होगा। इसको मैं इसलिए टर्म्स बता रहा हूँ आपको, ये 3 टर्म्स अलग से अगर कभी लिखा है तो याद रखेगा। अब आपको पता है G20 की इस बार लीडरशिप जो है वो इंडिया के हाथ तो मिली है। तो G20 फोरम वर्क कैसे करता है, तो देयर आर 2 पैरेलल ट्रैक जिसमें काम करता है G20। 2 पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, एक फिनेंस ट्रैक होता है, एक शेरपा ट्रैक होता है। तो फिनेंस ट्रैक को कौन लीड करता है, फिनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं एंड मेंबर नेशंस के सेंट्रल बैंक के, वो फाइनेंस ट्रैक को लीड करते हैं। वो पूरे साल मिलते रहते हैं, दे मीट थ्रू आउट द ईयर्स। फिर शेरपाज होते हैं, शेरपास जो होते हैं वो लीडर के समझ लीजिए पीए जैसा काम करते हैं। लीडर्स के जो इतने भी लीडर्स हैं G20 के, उनके पर्सनल एमिसरीज होते हैं एंड वो शेरपा ट्रैक को लीड करते हैं। तो वो इसकी नेगोशिएशंस क्या क्या होंगे, किन मैटर्स पे होंगे, एजेंडा क्या रहेगा समिट का, किस तरीके से, तो ये सब चीज़ों को सब्सटैंशिएट करने का काम शेरपास का रहता है। तो देयर आर 2 ट्रैक्स, फिनेंस ट्रैक एंड ये आपका शेरपा ट्रैक, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और इसमें इसके अंतर्गत वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, देयर आर वर्किंग ग्रुप्स जो कि बनाए जाते हैं फॉर ओवरलुकिंग द वर्क एंड ऑल। एंड बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस हो गई, ILO हो गई, IMF हो गई, OECD हो गई, वो वर्किंग ग्रुप्स में पार्टिसिपेट भी करती है, ठीक है ना। वर्किंग ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करती है। G20 का फोरम इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में बाय द फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 7 कंट्रीज। वॉशिंगटन DC में उनकी मीटिंग हुई थी 7 कंट्रीज की, उसके बाद बनाया गया था G20 का फोरम, ठीक है ना। इंडिया की प्रेसिडेंसी इस बार है। इसमें जो थीम रहेगी बेसिकली, मतलब जो फिलोसफीज हम पोर्ट्रे करेंगे, एक तो वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, एंड दूसरा लाइफ, जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, ये थीम रहेगी बेसिकली जो इवेंट में रहेगा। इसके अलावा ये भी आपको पता है कि ट्रॉइका जो 3 कंट्रीज होती हैं, मतलब प्रेजेंट मेंबरशिप, फ्यूचर एंड पास्ट, है ना। तो जैसे पहले अभी इसके पहले अभी इंडोनेशिया में समिट हुआ, इंडोनेशिया, अब इंडिया में होना है, फिर अगला जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। तो इस 3 तरीके से ये ट्रॉइका का पार्ट भी है इंडिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सेंटर टू स्टॉप मौलाना आज़ाद फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो डिसकंटिन्यू करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप MANF। एंड ये स्कॉलरशिप दी जाती है टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ फ्रॉम, मतलब इस साल से बंद कर दी जाएगी। एंड स्कॉलरशिप लॉन्च की गई थी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान। मिनिस्टर ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर्स है, उनका ये कहना है कि चूंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ओवरलैप कर रही हैं, अंडर गोइंग द सेम वर्क, एंड देयरफॉर इट शुड बी, मतलब इसको डिसबैंड कर देना चाहिए। तो दिस इज व्हाट देयर बेसिक थिंकिंग इज। आगे मूव करते हैं। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था फ्रंट पेज में कि आम आदमी पार्टी को भी एक फ़ायदा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी को फ़ायदा ये हुआ है कि दे विल बिकम अ नेशनल पार्टी नाउ। तो आम आदमी पार्टी हैज़ फाइनली अचीव्ड द क्राइटेरिया टू बिकम अ नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? पहला है एटलीस्ट 6% वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड हैव एटलीस्ट 2 MLAs, or have 6% vote share in the Lok Sabha elections from that state and at least 1 MP from that state. ठीक है। दूसरी कंडीशन है एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं ये स्टेट पार्टी की कंडीशंस है, नेशनल पार्टी की नहीं है, याद रखिएगा। ये जो कंडीशंस है स्टेट पार्टी की, मतलब कि एक पार्टी किसी स्टेट में स्टेट पार्टी कैसे बनती है। तो कम से कम 6% वोट शेयर जब लास्ट असेंबली इलेक्शन में रहेंगे, या फिर एटलीस्ट 2 MLA आ जाएंगे, ठीक है ना, या फिर 6% वोट शेयर रहेंगे लोकसभा के इलेक्शन में फ्रॉम द स्टेट एंड एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट, तो ये स्टेट पार्टी बन जाएगा उस स्टेट की। मतलब कि दूसरी कंडीशन है कि या तो 3% टोटल नंबर ऑफ सीट्स या 3 सीट्स जो भी ज़्यादा
हो, लास्ट असेंबली इलेक्शन में मिल जाए, या एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स ये हो जाए, मतलब अलॉटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा में अगर ऐसा कर देते हैं उस स्टेट से, एंड एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन अगर लोकसभा इलेक्शन से कर लेते हैं तो भी आप स्टेट पार्टी बन जाते हैं। अब स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया एक्चुअली ये आम आदमी पार्टी आप सबको पता है कि दिल्ली, पंजाब, गोवा में ऑलरेडी अचीव कर चुकी थी और इस बार इन्होंने गुजरात में भी अचीव कर लिया। गुजरात में 13% वोट शेयर इनको मिला है। तो 4 स्टेट, अब 4 स्टेट्स में मतलब कि ये स्टेट पार्टी बन गई। कौन कौन सी? गोवा, आपका दिल्ली, पंजाब, गोवा एंड योर गुजरात। तो ये 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी बन गई। अब ये देखो जो नेशनल पार्टी की कंडीशन है, नेशनल पार्टी कंडीशन ये है, मतलब एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। 4 और मोर स्टेट्स, 4 स्टेट्स में अगर ये स्टेट पार्टी बन जाती है कोई भी पार्टी, तो फिर वो आपकी क्या बन जाती है? इट बिकम्स अ नेशनल पार्टी। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके साथ एक कंडीशन और रहती है 4 स्टेट्स में, प्लस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। कम से कम 4 सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स, ये भी इसको अचीव करना रहता है। तो आम आदमी पार्टी हैज़ अचीव्ड दैट सक्सेस एंड इट हैज़ बिकम नाउ अ नेशनल पार्टी। एंड नेशनल पार्टी बनने के फ़ायदे ये हैं कि नेशनल पार्टी जब आप बन जाते हो तो यू आर एंटाइटल्ड टू रिजर्व, हैव अ सिंबल रिजर्व फॉर यू, है ना। इसके अलावा यू कैन गेट अ डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट स्लॉट ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो। इसके अलावा नेशनल पार्टी को ये भी बेनिफिट मिलता है कि उनके 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं, 40 स्टार कैंपेनर्स कैन बी देयर, नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। दैट इज दीज आर द बेनिफिट्स, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अभी कौन कौन सी पार्टीज अगर मैं बात करूं कि नेशनल पार्टी हैं एज ऑफ नाउ, तो अभी तो जो नेशनल पार्टीज हैं वो हैं बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, और आपका CPIM, CPI, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP जिसको बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी, फिर कॉनरेड सांगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये 8 पार्टीज आपको दिख रही होंगी और ये 9वीं पार्टी होगी आम आदमी पार्टी। तो 9th पार्टी विल बी दी आम आदमी पार्टी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है। प्रोसेस टू अपॉइंट एडहॉक जजेस मस्ट बी लेस कम्बरसम, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने की प्रोसेस उसको लेस कम्बरसम बनाना है ना। तो वैसे आर्टिकल 127 आपने पढ़ा होगा, देयर इज आर्टिकल 127 इन द सुप्रीम कोर्ट जो कि बोलता है एडहॉक जजेस की बात करता है, और एक आर्टिकल 224A जो कि रिटायर्ड व्यक्तियों को अपॉइंट करने की बात करता है एज जजेस, है ना, 224A। हालांकि वहाँ पे एडहॉक जज टर्म यूज़ नहीं किया गया आर्टिकल 224A में, जब आप देखेंगे। बट आप ये 2 आर्टिकल मेरा आप इसको होमवर्क भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। जस्ट एक काम करेगा, आर्टिकल 127, 126, 127 ये आर्टिकल और आर्टिकल 224A ये दोनों एक बार पढ़ के देख लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। प्लीज़ डू दैट थिंग फ्रॉम योर साइड। राज्यसभा क्लियर्स वाइल्ड लाइफ बिल दैट प्रोमिसेस बेटर प्रोटेक्शन। तो अब यहाँ पे राज्यसभा ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2021 जो है, जो कि अभी 2022 में आ रहा है, उसको अप्रूवल राज्यसभा ने दे दिया है। मानसून सेशन में लोकसभा ने दे दिया था। आप सबको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में कब आया था? 1972 में आया था। ठीक है। ये जो बिल है दिस सीक्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड प्रोवाइड्स फॉर एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग और मूवमेंट। तो अब ये जो अमेंडमेंट बिल है ये किस तरीके से आया है, क्या करेगा, ये हम देख लेते हैं। तो बिल सीक्स टू प्रोवाइड बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज के बेटर मैनेजमेंट के लिए लाया गया है, और कुछ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है फॉर सर्टेन परमिटेड एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग और मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड बोनाफाइड यूज ऑफ द ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वाटर बाय लोकल कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ एक्टिविटीज़ परमिट की गई, जैसे ग्रेजिंग, मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, इसको मैनेज किया गया है। बेसिकली परमिट क्या, कुछ एरियाज में तो ऑलरेडी परमिटेड रहता है ना, उसी को बेसिकली मैनेज किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ इश्यूज़ कहाँ पर, ये इश्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। इश्यूज़ कहाँ पर आ रहा है? एक तो मैं आपको बता दूं कि जो 1927 में जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था तो उसने एलिफेंट को कैटल के रूप में क्लासीफाई किया था। एलिफेंट वॉज क्लासीफाइड एज कैटल। फिर जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया तो उसने आइडेंटिफाई किया एलिफेंट को अलॉन्ग विद बुलक, कैमल, डोंकी, हॉर्स एंड म्यूल एज अ व्हीकल। 1972 एक्ट में एलिफेंट को एज अ व्हीकल वो किया गया है। ठीक है ना। एंड हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन जो है वो 1977 में एलिफेंट्स को प्रोवाइड की गई। बट एलिफेंट्स आर दी ओनली एनिमल इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 दैट कैन स्टिल बी ओन्ड लीगली
लीगली बाय मीन्स ऑफ इनहेरिटेंस और गिफ्ट। अब आप समझ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के सभी एनिमल्स में केवल एलिफेंट ही ऐसा एनिमल है जो कि ओन किया जा सकता है लीगली बाय मीन्स ऑफ इनहेरिटेंस और गिफ्ट, ठीक है ना। 2003 से अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2000 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 2003 से सेक्शन 3 जो है, इट प्रोहिबिटेड ऑल द ट्रेड इन ऑल कैप्टिव वाइल्ड लाइफ एंड नॉन कमर्शियल ट्रांसफर अक्रॉस स्टेट्स बाउंड्रीज, ठीक है ना। तो ऑलरेडी ये सेक्शन 3 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, ये प्रोहिबिट करता है ट्रेड इन ऑल कैप्टिव वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, ट्रेड को मना करता है। एंड इसके अलावा हुआ क्या, फिर इससे हुआ क्या कि लाइव एलिफेंट जो था उसका ट्रेड अंडरग्राउंड हो गया, है ना। ऑब्वियस सी बात है, दे विल नॉट बी डूइंग कमर्शियल ट्रेड्स विद दिस, है ना। ये उन्होंने बंद कर दिया। फिर इसके बाद हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया है, मॉडिफाई कर दिया एग्जेम्पशन को, और उन्होंने कह दिया है कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है ऑफ अ कैप्टिव एलिफेंट फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पस। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इस बार का जो बिल आया है उसमें दिक्कत ये हो गई है कि उन्होंने ये कह दिया है कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पस, ठीक है ना, रिलीजियस और एनी अदर पर्पस। सो दैट इज द थिंग विच वाज नॉट गुड। यहाँ पे लोगों ने इसका अपोज किया है। दूसरा जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो वर्मिन का है। वर्मिन आप सबको पता है कि ऐसा एनिमल जो कि हमारी इकोनॉमी को, हमारे क्रॉप्स को डिग्रेड करे, खराब करे, तो कई एनिमल्स को वर्मिन घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब चूंकि 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसने कुछ स्पीशीज को, जैसे फ्रूट बैट्स हो गए, कॉमन क्रोज, रैट्स हो गए, इनको ऑलरेडी वर्मिन डिक्लेयर किया था, है ना। मतलब इनको अगर मारा जाए तो ये अलाउड रहता है, मतलब वर्मिन कैन बी किल्ड, है ना। फिर सेक्शन 62 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, ये सफिशिएंट रीजन बोलता है कि आपको देना पड़ेगा कि अगर आप किसी स्पीशीज को जिनको कि मतलब किसी स्पीशीज को अगर आप वर्मिन घोषित कर रहे हैं, है ना, तो आपको सफिशिएंट रीजंस देने पड़ेंगे, ठीक है ना। एंड सेक्शन 11 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो कहता है चीफ वार्डन ऑफ अ स्टेट कैन अलाउ द किलिंग ऑफ एन एनिमल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेटस इन शेड्यूल, ठीक है ना। अगर वो डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ बन जाता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पावर देता है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि वो किल कर सकता है किसी एनिमल को। ये भी एक प्रोविजन है ऑलरेडी। एंड वर्मिन नील गाय को डिक्लेयर किया गया था 2015 बिहार में, और वहीं पे जो रीसस मैकॉक है उसको शिमला में 2019 में किया गया था। तो कुछ लोगों ने अपोज किया कि सेंटर के पास जो ये वर्मिन डिक्लेयर करने की स्वीपिंग पावर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा है और इन्हें भी अमेंड करना चाहिए। सो दैट इज द थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। फील्ड ट्रायल्स ऑफ GM मस्टर्ड धारा DMH 11 ने शो किया है कि वो काफ़ी हाई यील्डिंग है। तो DMH 11 आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बनाई गई बॉडी है, जो कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है एक्सपर्ट्स की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर रह के काम करती है, और ये अप्रेज करती है सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स एंड ऑल, है ना। ये अप्रेज करती है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स एंड ऑल को। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।